फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और आज का जैसा हमारा टॉपिक आपको दिख रहा है कि हम लोग फिडाई फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ऊपर में कुछ डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसके बारे में नॉर्मली हम लोगों ने पहले भी कुछ एक पॉइंट्स देखा है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को भी समझने का। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स क्या होता है, नॉस्त्रो अकाउंट, वोस्त्रो अकाउंट, लोरो या मिरर अकाउंट होते हैं, एक्चुअली क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और पेमेंट सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्विफ्ट होते हैं या चैप्स होते हैं या चिप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ये हम लोग मेथड्स को भी देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स या इंपोर्ट बिल्स क्या होते हैं, इसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ ये कॉल और जो बाई होता है, मतलब कॉल, पुट, बाई, सेल, उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिडाई से, FEDAI, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है फिडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको अप्रूवल मिला था, अप्रूवल ऑफ आरबीआई से इसको अप्रूवल मिला है। इसका मतलब कि फेडाई मतलब कोई इसी तरह का कोई एक नॉन ऑटोनॉमस बॉडी या नॉट प्रॉफिट बॉडी बोलने से कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये अपने आप में एक अच्छी खासी बड़ी संस्थान है जिसको आरबीआई से अप्रूवल मिला हुआ है। कंसिस्टिंग ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स, इसमें जो भी इसके मेंबर्स रहते हैं वो सभी के सभी जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, जिसको एक मान्यता दिया जाता है, जो हम लोग ने हमारे पहले के वीडियो में भी देखा है कि ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, एपीज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होते हैं ऑथराइज्ड डीलर्स, इनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और फेडाई प्रिस्क्राइब्स गाइडलाइंस एंड रूल्स। फेडाई जो होते हैं ये एक्चुअली गाइडलाइंस और रूल्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। फेडाई प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस रूल्स फॉर मार्केट ऑपरेशंस, मतलब कि जब भी कभी कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस होता है तो उसके लिए वो एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के अंदर होना चाहिए। नहीं तो हर कंट्री अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से सारा ट्रांजैक्शन करेगा और कोई भी आपस में मैच नहीं करेगा। तो उसके लिए जो भी ऑपरेशंस होने हैं, जो मर्चेंट रेट्स लगने हैं, जो कोटेशंस होना है, जो डिलीवरी डेट होना है, हॉलीडेज किस आधार पर उसको गिना जाएगा, या जो इंटरेस्ट लगना है ऑन डिफॉल्ट में, जब वो टाइम पे पेमेंट नहीं होता है तो ये किस रेट पे होना है, इन सभी का रूल्स गाइडलाइंस को फेडाई डिफाइन करते हैं और फेडाई ही इनको बनाते हैं। और फेडाई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1958 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। एज पर आरबीआई डायरेक्टिव इट इज मैंडेटरी टू बिकम अ मेंबर, मतलब अगर किसी को जो एडी होते हैं, ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, उसके लिए यह मैंडेटरी है कि वो एक मतलब जो भी फेडाई के मेंबर हैं, to become a member of FEDAI by all ADs and to follow the guidelines, मतलब कि as per RBI directives। देखिए RBI आप देखोगे तो ओवरऑल ये RBI के डायरेक्टिव पे ही चलते हैं। तो RBI के डायरेक्टिव के हिसाब से क्या है कि ये इसको एक मैंडेटरी बनाया गया, मैंडेटरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ FEDAI बाय ऑल एडीज। जितने भी एडीज रहते हैं, जितने भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, उन सभी को FEDAI का मेंबर होना ही है, ठीक है। बिकम अ मेंबर ऑफ फेडाई बाय ऑल एडीज एंड टू फॉलो द गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स बाय फेडाई। जो भी गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स फेडाई के द्वारा दिया जाता है वो उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट रूल्स। अभी देखिए फेडाई के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। ये क्या है, जैसे रेट्स रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखिए कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर कैंसिल होता है, कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए कि अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है जिसमें से $200 है, 200 करोड़ डॉलर है, इसको आपको रुपये में कन्वर्ट करना है। मैं जो भी एक टाइम पीरियड के बाद 2 महीना या 3 महीना के बाद में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, मैं या फिर मैं इसको किसी को परचेस करूंगा, उससे सेल करूंगा। ये एक हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जो कि 21 अगस्त को एग्जीक्यूट होना है, आज से 3 महीने के बाद। लेकिन किसी कारण से जब उसको कैंसिल किया जाता है तो कैंसिल करने पर एक अलग ही रेट लगता है। वो रेट क्या लगता है, तो वो रेट लगता है अपोजिट टीटी रेट्स आर टू बी अप्लाइड। जो भी टेलीग्राफिक जो ट्रांसफर रेट होते हैं, टीटी रेट, देखिए अगर अपोजिट का मतलब आप समझिए यहां पर कि अगर वो परचेज किया जा रहा था तो वहां पर सेलिंग का रेट लगेगा, और अगर उसको अगर परचेस किया जा रहा था कि भाई ठीक है मैं उसको खरीदूंगा, किसी कारण से जब उसको कैंसिल किया जाता है तो जो बेचने का जो रेट लगता है वो रेट उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब अपोजिट टीटी रेट, अगर परचेज हो रहा है, बाई किया जा रहा है तो सेल का लगेगा, सेल किया जा रहा है तो बाई का रेट लगेगा, मतलब अपोजिट टीटी रेट्स उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है तो उस पर कौन सा रेट एप्लीकेबल होता है। इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये अपोजिट टीटी रेट होते हैं। अगर बाई हो रहा होगा तो वो सेल हो जाएगा, और अगर सेल होगा तो वो बाइंग का रेट लग जाएगा, ठीक है। इसको याद रख लीजिए।
कि कैंसिलेशन के टाइम पे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन के टाइम पे अपोजिट टीटी रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द इवेंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरबैंक फॉरेन करेंसी फंड, अगर सपोज कीजिए किसी कारण से डिले हो जाता है, पेमेंट नहीं कर पाते हैं कोई, डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरबैंक फॉरेन करेंसी फंड, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पीरियड, जो जितना दिन के लिए जो डिले हो रहा है उसके ऊपर जो भी रेट उनका फिक्स किया हुआ है उसके ऊपर 2% अबव द प्राइम रेट ऑफ करेंसी शैल बी पेड बाय सेलर बैंक। जो सेलर बैंक है वो जो बायर बैंक है उनको देते हैं, जो रेट फिक्स हुआ था वो तो देना ही देना है, प्लस उसके ऊपर में अलग से 2% का उनको एक तरह से आप मान के चलो कि वो पेनल्टी लगाया जाता है क्योंकि ये डिले कर रहे हैं। तो ये सब जो रूल्स रेगुलेशंस है इसको कौन डिफाइन करते हैं, इसको फेडाई डिफाइन करते हैं। अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहेगा तो हर बैंक अपने हिसाब से चलेगा, भाई डिले हुआ तो मैं क्यों उसके लिए बियर करने के लिए जाऊं। लेकिन ये रूल्स रेगुलेशंस हर किसी को फॉलो करना होता है, जो भी ऑथराइज डीलर्स होते हैं, वो चाहे बैंक हो, वो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इन द इवेंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ रूपी फंड। ये जो हमने पहला पॉइंट देखा था ये इंटरबैंक के केस में हमने देखा था, ठीक है, इंटरबैंक फॉरेन करेंसी फंड। लेकिन ये जो भी हम लोग पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट हम लोग देख रहे हैं रूपी फंड के अकॉर्डिंग में, इन द इवेंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ रूपी फंड। तो अगर रूपी फंड होना है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से उसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा ऊपर में। तो जब ऐसा केस होता है कि रूपी फंड का जब वहां पर पेमेंट करने में डिले हो रहा है तो यहां पर भी 2% ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो या तो एनएससी या तो माइबॉर के ऊपर में वो आपको रेट एप्लीकेबल होगा जो ईच डे के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, रूलिंग ऑन ईच डे। माइबॉर होता है मुंबई इंटरचेंज जो रेट होते हैं उसके ऊपर में लगेगा और ये पर डे का बेसिस पे ये एप्लीकेबल होता है रेट को। तो इसको यहां पर याद रखिएगा कि 2% अबव लगता है, ठीक है। ये 2% उस केस में भी था, इस केस में भी है, मतलब फॉरेन फंड के केस में भी था, रूपी फंड के केस में भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आवर्स ऑफ बिजनेस फॉर डीलर्स इन डीलिंग रूम हैज बीन लेफ्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। जो डीलिंग रूम होते हैं कि भाई जहां पर सारा सब कुछ खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जो भी फंड्स होते हैं या फॉरेक्स होते हैं, तो वो कितने घंटे काम करेंगे, तो इसके ऊपर में जो भी उनका रूल्स रेगुलेशंस रहता है ये बैंक के डिस्क्रिप्शन के ऊपर में छोड़ दिया जाता है कि हर बैंक अपने अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मुझे 8 घंटा चलाना है वो डीलिंग रूम को, मुझे 12 घंटा चलाना, मुझे तो ये बैंक के ऊपर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्जिन फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। अभी देखिए जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं कभी अगर उसमें मार्जिन लगाया जाता है, अगर वो करेंसी डिस्काउंट में है, अगर वो करेंसी प्रीमियम में है तो वहां पर एक मार्जिन लगाया जाता है। तो ये मार्जिन जो लगता है ये कौन डिफाइन करता है। मान लीजिए कहीं पर बोला जा रहा है कि 15% मार्जिन आपको देना पड़ेगा या 25% मार्जिन उनको देना पड़ेगा, या तो प्रीमियम पे या तो डिस्काउंट पे। तो ये जो 15% और 25% ये कौन डिफाइन करता है, ये एक्चुअली जो फेडाई है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम मार्जिन का केस में ये जो मार्जिन होता है इसको फेडाई डिफाइन करते हैं। एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। देखिए जो ट्रांजिट पीरियड जो नॉर्मल जो रहता है, भाई नॉर्मली अगर सब कुछ हो जा रहा तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड फॉर साइट एक्सपोर्ट बिल। देखिए जो बिल्स होते हैं ना नॉर्मली वो दो तरह के होते हैं, एक होता है साइट, एक होता है यूजान्स, ठीक है। तो साइट का केस में क्या होता है, साइट मतलब ये वर्ड का मतलब ही होता है कि देखना, मतलब कि अगर जब कभी कोई एलसी इशू किया गया है, एलसी के थ्रू जब एक पार्टी, जिसको सपोज कीजिए कोई इंपोर्टर है, ठीक है, इंपोर्टर ने अपना एक रिक्वेस्ट डाला कि मुझे ये सामान चाहिए, उसने एक एलसी ओपन करवा करके अपने बैंक के थ्रू जो पार्टी है उसके बैंक को भेज दिया। बेनिफिशियरी जो एलसी का बेनिफिशियरी है उसने उसको एडवाइस किया, वहां से उसने अपना माल को भी वहां से भेज दिया। तो माल को भेजने के बाद में वो जो एक्सपोर्टर है दूसरे कंट्री का, वो क्या करता है, वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाकर के अपने बैंक में जमा करता है। उसका बैंक जो एडवाइजिंग बैंक है वो एलसी इशूइंग बैंक को भेजता है, और जैसे ही वो एलसी इशूइंग बैंक उस एलसी को देख लेता है, अगर वो साइट के अंदर में खोला गया है तो उनको पेमेंट इमीडिएटली देना पड़ता है। और अगर वो इस यूजान्स के अंदर में ओपन किया गया था तो इस केस में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आफ्टर रिसीविंग द डॉक्यूमेंट 25 डेज के बाद में या 60 डेज के बाद में आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है साइट में और यूजान्स में। साइट के केस में वो लोग डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं और साथ ही साथ पेमेंट रिलीज कर देते हैं। लेकिन यूजान्स का केस में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड डिफाइन किया जाता है कि इस टाइम पीरियड के बाद में आपको पेमेंट रिलीज करना ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एनटीपी नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो होता है कि जब किसी साइट एक्सपोर्ट बिल के केस में फॉर द पर्पस ऑफ अलाउिंग कंसेशनल रेट एंड कैलकुलेशन ऑफ एनडीडी नेशनल ड्यू डेट हैज बीन डिसाइडेड बाय फेडाई, और वो कितना है, वो 25 दिन का होता है, ठीक है, ये 25 दिन का होता है। तो जब नॉर्मल
केसेस में हम लोग देखते हैं कि कोई साइट एक्सपोर्ट बिल है, उसके केस में जब भी कभी कोई जहां पर उसको कंसेशनल रेट अलाउ किया जा रहा है, तो जब उसके ऊपर में कोई कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई किस 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 रेट से या किस डेट से हम लोग इसका कैलकुलेशन को करेंगे पेमेंट के लिए, तो इस केस में फेडाई ने इसको अलाउ किया कि आप 25 डेज लेंगे उसमें। ठीक है, ये पॉइंट हुआ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, मर्चेंट रेट्स आर टू बी कोटेड। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी आप कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अक्सर यहां पे फंस जाने का डर रहता है। इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए, मर्चेंट रेट्स आर टू बी कोटेड बाय मर्चेंट बैंक्स टू द नियरेस्ट 0.25 पैसे। अभी आप सपोज कीजिए आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर आपको किसी को पेमेंट करना है, 62.78 आया, ठीक है, तो अभी 62 रुपया 78 पैसा। लेकिन जो फेडाई का रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप 78 पैसे नहीं दे सकते हैं, आपको इसको नियरेस्ट 25 पैसे के स्लैब में ले जाना होगा। या तो वो 00 होगा, या तो वो 25 होगा, या तो वो 50 होगा, या तो वो 75 होगा। तो आपको ये देखना है कि नियरेस्ट उसका कौन सा स्लैब आ रहा है। तो अगर ये 62.78 जो है, ठीक है, सॉरी 62.78 ये नियरेस्ट आ रहा है 62.75 के, क्योंकि अगर केवल 3 अगर इसमें माइनस कर दे रहे हैं तो 75 चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सपोज कीजिए कि 62 के जगह में अगर हम इसको 63 में ले जाते हैं, तो ये फिर 75 के जगह में ये नॉर्मली 78, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लियर करते हैं। ये एक्चुअली जो 0.25 पैसे है ना, ये 62.7578 है, ठीक है। अभी अगर हमको इसको नियरेस्ट 25 का स्लैब में ले जाना है तो हम लोग इस पार्ट को नियरेस्ट 75 का स्लैब में ले जाएंगे, तो ये 0.75 हो जाएगा। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि ये 62.95 रहता तो क्या होता है, ये 90 तो एज यूजुअल यहां पर ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये 95 क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्लैब में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9010, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको जब भी कभी आप कैलकुलेट करो तो जो मर्चेंट रेट आप कभी किसी को कोट कर रहे हो तो आप ध्यान दीजिए कि आपको उसको नियरेस्ट 0.25 के स्लैब में ले जाना है। देखिए यहाँ पर 25 होगा या 50 होगा या 75 होगा या 100 होगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। इसके बारे में आप लोगों ने, अगर आप लोग बुक्स को रेफर करते होंगे तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स होते हैं जो नॉर्मली नॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट। एक्चुअली ये होते क्या है, देखिए बैंक्स डीलिंग्स इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन इंडिया मेंटेन्स अकाउंट विद, जो भी बैंक्स जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में डील करते हैं ना इंडिया में, वो लगभग सारे के सारे जो दूसरे कंट्रीज हैं जिससे वो डील करते हैं वो वहां पर भी अपना एक अकाउंट खोल करके रखते हैं। अभी सपोज कीजिए कि SBI है हमारा इंडिया का, ठीक है। SBI डील करता है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में, SBI डील करता है बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में, SBI डील करता है साउथ अफ्रीकन बैंक के साथ में। तो अभी क्या करेगा, SBI अपना एक अकाउंट खोल के रखेगा बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में, एक अकाउंट खोल के रखेगा बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में, एक अकाउंट खोल के रखेगा साउथ अफ्रीकन बैंक के साथ में। तो ये जो अकाउंट खोल के रख रहा है कि एक बैंक जो दूसरे बैंक के साथ में डील करता है, ये या तो इसके हिसाब से यही अकाउंट्स होते हैं जो या तो नॉस्ट्रो अकाउंट होंगे या तो वॉस्ट्रो अकाउंट होंगे, ये भी हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि जो भी बैंक होते हैं जो इंटरनेशनल डीलिंग करते हैं करेंसीज में, वो उस बैंक में वहां पर अपना एक अकाउंट खोलकर, ये जो अकाउंट खुलता है ना, ये उस बैंक के करेंसी में रहता है। अभी बैंक ऑफ अमेरिका में अगर कोई अकाउंट खुल रहा है और बैंक ऑफ अमेरिका में वहां पर डॉलर चलता है, तो ये जो अकाउंट रहेगा ये डॉलर करेंसी में रहेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो अकाउंट खोल रहा है SBI ने, यहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड में आपका पाउंड चलता है, तो ये पाउंड के केस में अब वहां पर एक पाउंड का में एक अकाउंट खुल जाएगा। या साउथ अफ्रीकन बैंक में अगर आप मान के चलिए कि वहां पर एक डॉलर ही चलता है, तो वहां का हिसाब से वहां का डॉलर करेंसी में वो अकाउंट खुल जाएगा। मतलब ये जो अकाउंट होता है, ये जब दूसरे बैंक में खोला जाता है तो ये वहां के करेंसी के अकॉर्डिंग ही इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और सेम टू सेम यही चीज एप्लीकेबल होता है कि मान लीजिए कि बैंक ऑफ अमेरिका है, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, उसने उनको रेगुलर बेसिस पे इंडिया के साथ में डील करना पड़ता है, तो वो SBI के साथ में एक अकाउंट खोला हुआ है। मतलब बैंक ऑफ अमेरिका का एक अकाउंट है जो SBI में है। तो अभी ये बैंक ऑफ अमेरिका का जो अकाउंट रहेगा जो SBI में है, ये रुपये में रहेगा, क्योंकि हमारे देश का करेंसी जो वो रुपये है, तो उसको रुपया मेंटेन करना है। मतलब वो जिस कंट्री में मेंटेन हो रहा है उस कंट्री के करेंसी पे ही वो अकाउंट मेंटेन होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें जो डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है। They also enter into drawing arrangements like overnight and regular over, इस मतलब नहीं था। These are known as correspondent banking, यही होता है correspondent banking। अभी इसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ correspondent अकाउंट कौन कौन से होते हैं। पहला देखते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। नॉस्ट्रो अकाउंट ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए द वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड नॉटे, नॉटे से आया है, इसका मतलब होता है माइन एंड आवर।
और इस नॉस्ट्रो अकाउंट का बेसिक सा सिंपल फंडा होता है आवर अकाउंट्स विथ यू, ठीक है। आवर अकाउंट्स विथ यू मतलब मान के चलिए कि एसबीआई है, यहां पर एसबीआई ने एक अपना नॉस्ट्रो अकाउंट खोल के रखा है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में, ठीक है। तो एसबीआई के लिए ये जो अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका के पास में है, ये नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। एसबीआई के लिए ये अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। आवर अकाउंट विथ यू मतलब सॉरी, एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एसबीआई का अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के पास में है, तो इसको बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। कंफ्यूज नहीं होना है, एसबीआई या पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी है वो जो दूसरे कंट्री के साथ में डीलिंग करते हैं, वहां पर एक अकाउंट अपना खोलेंगे, तो एसबीआई के लिए वो अकाउंट होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। जो भी फॉरेन करेंसी के साथ में या फॉरेन एक्सचेंज के साथ में डीलिंग करते हैं, ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। और इस केस में क्या होता है, यू मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, आवर अकाउंट विथ यू, आवर अकाउंट विथ यू। अभी आवर अकाउंट, आवर का मतलब तो हो गया एसबीआई, ठीक है, और जो यू का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। सेम इसका अपोजिट होता है वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। वोस्ट्रो अकाउंट के केस में क्या होता है, द वर्ड कम्स फ्रॉम वोर्टे और इसका मीनिंग होता है योर या फिर यू। इसका इस बेसिक सा इसका फंडा है योर अकाउंट विथ अस, ठीक है, योर अकाउंट विथ अस। मतलब ये मान लीजिए कि यहां पर एक एसबीआई है, एसबीआई डील करता है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में, बैंक ऑफ अमेरिका ने एक अकाउंट यहां पर खोल के रखा है एसबीआई के साथ में कि डेली बेसिस पे जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी में डीलिंग होगा तो इस अकाउंट को यूज किया जाएगा। तो एसबीआई के लिए ये अकाउंट हो गया वोस्ट्रो अकाउंट, योर अकाउंट विथ अस। मतलब एसबीआई के लिए योर अकाउंट ये हो गया योर अकाउंट विथ अस। तो ये जो अकाउंट एसबीआई के पास में है बैंक ऑफ अमेरिका का, उसको बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। इस अकाउंट को यूज किया जाता है फॉरेन ट्रांजेक्शन के केस में। तो नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉस्ट्रो अकाउंट वो होता है कि आवर अकाउंट विथ यू, मतलब कि नॉस्ट्रो के केस में क्या है कि हमारा अकाउंट जो दूसरे कंट्री के दूसरे बैंक के साथ में है, और वोस्ट्रो अकाउंट क्या हो गया, जो दूसरे कंट्री का वहां का जो बैंक है उनका अकाउंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं। अभी दूसरे कंट्री का जो अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं तो ये अकाउंट रूपी करेंसी में होगा, और हमारा अकाउंट जो बैंक ऑफ अमेरिका के पास में है नॉस्ट्रो अकाउंट, वो डॉलर का करेंसी में मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना नॉस्ट्रो अकाउंट में वोस्ट्रो अकाउंट में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी दो तरह का अकाउंट है। एक होता है लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट नॉर्मली कहीं ज्यादा यूज में नहीं होता है, नॉर्मली आपको नॉस्ट्रो या वोस्ट्रो ही देखने को मिलेगा। उसमें भी नॉस्ट्रो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉस्ट्रो के बेसिस पे, नॉस्ट्रो के केस में क्या होता है ना कि आपको जो डीलिंग रूम में होते हैं या फिर जो डीलर्स होते हैं उनको रेगुलर बेसिस पे इसको मेंटेन, इसको चेक करना पड़ता है, या बैंक्स को इसको चेक करना पड़ता है कि अभी उस अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसका एक डेली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे उसका ट्रांजेक्शन, उसका स्टेटमेंट मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो लोरो अकाउंट किसको बोलते हैं, लोरो अकाउंट होता है देयर अकाउंट विथ यू। मतलब कि मान लीजिए कि एक एसबीआई है, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। अभी यहां पर बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा हम मान के चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एसबीआई का जो अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के पास में है, इस अकाउंट को बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए यह अकाउंट होता है लोरो अकाउंट। देयर अकाउंट विथ यू, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए देयर अकाउंट, देयर हो गया एसबीआई, देयर अकाउंट विथ यू, यू हो गया बैंक ऑफ अमेरिका। तो किसी थर्ड बैंक के लिए जब दो बैंक आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो थर्ड बैंक के लिए देयर अकाउंट विथ यू ये हो गया लोरो अकाउंट। ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखना ज्यादा जरूरी है। ये लोरो अकाउंट हो गया। एक होता है मिरर अकाउंट। देखिए मिरर अकाउंट क्या होता है, ये एक डमी अकाउंट होते हैं जो मेंटेन किए जाते हैं फॉरेक्स डिपार्टमेंट में फॉर रिकंसिलेशन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट ऑन रेगुलर बेसिस। अभी देखिए नॉस्ट्रो अकाउंट के केस में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि इंडिया लगभग मान के चलिए कि 150 से 200 कंट्री के साथ में डील करते हैं। हर कंट्री में इंडिया का नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, जो इंडियन बैंक्स होंगे उसका हर कंट्री में नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा। तो अभी आप सपोज कीजिए कि एसबीआई का करीब 200 से ज्यादा नॉस्ट्रो अकाउंट खुला हुआ है, जो हर कंट्री में दूसरे बैंकों के साथ में खुला हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि डेली बेसिस पर इसका ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करना कितना बड़ा आफत होगा एसबीआई के साथ में। डेली बेसिस पर सारे के सारे, क्योंकि कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम लोग देखा है कि इंडिया का जो फॉरेक्स मार्केट है कितना ह्यूज है, कितना बड़ा हुआ है। तो डेली बेसिस पर ये सारे के सारे डेटा उनसे कोलेक्ट करना, अपने पास मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो इस केस को बचाने के लिए, ये रिकंसिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बचाने के लिए क्या होता है कि जिस भी कंट्री में जो भी नॉस्ट्रो अकाउंट खोले जाते हैं, इस नॉस्ट्रो अकाउंट का एक रेप्लिका बनाया जाता है एसबीआई का, जो इंडिया में रहता है। ये डमी अकाउंट होते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस यहां इफेक्ट हो रहे हैं वो सेम ट्रांजैक्शंस इसको रियल टाइम में यहां भी दिख जाएंगे।
तो इसको क्या करता है, इसको दूसरे के ऊपर में एक तो पहले बार डिपेंड नहीं रहना पड़ता है डेटा के लिए, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शंस यहां हिट हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शंस इसके डमी अकाउंट में भी आ जा रहे हैं, तो इसको रिकंसिलिएशन करने में बहुत ईजी होता है। तो ये होता है मिरर। मिरर का मतलब ही होता है कि जो जैसे सामने हम लोग जब मिरर के सामने खड़ा होता है, जो बाहर में वही अंदर दिख रहा है, मतलब जो ट्रांजैक्शन यहां पर हिट हो रहा है वही यहां पर भी हिट हो रहा है, ये डमी अकाउंट है। तो इससे मेनली रिकंसिलिएशन करने में बहुत इजी होता है, ताकि आपको फॉलो अप करके वहां से डेटा नहीं लेना है, उसको एक सारा का सारा डेटा को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑटोमेटिक आपका रिकंसिलिएशन हो जा रहा है। तो 4 तरह के मेनली हमने अकाउंट को देखा, 4 तरह का अकाउंट। पहला था नोस्ट्रो अकाउंट, जहां पर होता है आवर अकाउंट विथ यू, जो हमारा अकाउंट दूसरे के पास में है। वोस्ट्रो अकाउंट, जहां पर योर अकाउंट विथ अस, मतलब कि दूसरे वाला जो बैंक है, सामने वाला जो बैंक है, उसका अकाउंट हमारे पास मेंटेन हो रहा है। उसके बाद हमने देखा लोरो अकाउंट, देयर अकाउंट विथ यू, जो कोई थर्ड बैंक के लिए, वो दोनों बैंक के लिए देयर अकाउंट विथ यू हो जाता है। या मिरर अकाउंट, जो एक डमी अकाउंट खोला जाता है रिकंसिलिएशन पर्पस के लिए, जो नोस्ट्रो अकाउंट में जो भी डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सिस्टम। अभी देखिए, जब आप फॉरेक्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये स्विफ्ट आपको मतलब अक्सर सुनने को मिलता, देखने को मिलता होगा। स्विफ्ट एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि पूरे के जो फॉरेक्स चलता है पूरे के पूरे स्विफ्ट मैसेजिंग के ऊपर ही चलता है। स्विफ्ट इज अ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर बेस्ड सिक्योर्ड नेटवर्क सिस्टम। स्विफ्ट क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड सिक्योर्ड नेटवर्क सिस्टम है। सिक्योर्ड इसको बनाना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये सिक्योर नहीं रहेगा तो सबसे पहला बात कि लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, बैंक इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, पता चला कि बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। तो इसीलिए सिक्योर्ड नेटवर्क सिस्टम है। एंड ईच मेंबर ऑफ स्विफ्ट हैज एक्सेस ऑफ ऑल द अदर मेंबर। स्विफ्ट में जितने भी मेंबर है, मान के चलिए स्विफ्ट में 200 मेंबर्स हैं, तो ये सभी के सभी 200 मेंबर्स को, बाकी के जो इसमें से जो भी बाकी का 200 मेंबर्स रहेंगे, इन सभी का एक लिंक रहता है, सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं, सबको सबके पास में एक्सेस रहता है, ठीक है। तो स्विफ्ट इज अ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर बेस्ड सिक्योर्ड नेटवर्क सिस्टम एंड ईच मेंबर ऑफ स्विफ्ट हैज एक्सेस ऑफ ऑल अदर मेंबर्स। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर, अभी स्विफ्ट का देखिए फुल फॉर्म एक्चुअली क्या होता है। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी, ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस जो भी फॉरेक्स कर रहा है वो स्विफ्ट के थ्रू करता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक, ये बैंक्स आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं। इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, मतलब ये फाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रांजेक्शन इस पे हो रहे हैं और ये कम्युनिकेशन दिया था, मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू काम करता है, इसलिए इसको टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, स्विफ्ट का फुल फॉर्म। एंड इज द मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये स्विफ्ट के साथ साथ आपको चिप्स भी देखने को मिलेगा, CHIPS, आपको चैप्स भी देखने को मिलेगा, जो US से है, फिर UK से है, या आपको चैट्स भी देखने को मिलेगा। फेडवायर फिर आपको US से देखने को मिलेगा। टारगेट है, RTGS प्लस है, जो RTGS नॉर्मली हम लोग देखते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो इंडिया में चलता है, ये भी एक मैसेजिंग सिस्टम ही है, जो जिसके थ्रू फंड को रियल टाइम में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। एंड आर कॉमनली यूज्ड इन इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, ये कॉमनली यूज किए जाते हैं इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए। ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर गवर्न बाय फेमा, इसको याद रखिएगा। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे कोई बैंक कर रहा है, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, कोई भी एडीज कर रहे हैं, वो सारे के सारे गवर्न किए जाते हैं फेमा 1999 के अंदर। भी हमने पहले भी देख रखा है, ठीक है। तो फेमा 1999 के अंदर में ये सभी गवर्न किए जाते हैं। एज पर फेमा RBI इज एम्पावर टू डायरेक्ट APs फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन, और फेमा ने RBI को एम्पावर कर रखा है कि जो भी APs फॉरेक्स करेंगे वो RBI उसको डायरेक्ट करेंगे। फेमा ने RBI को डायरेक्ट दे रखा है, RBI को एम्पावर कर रखा है। फेमा, RBI इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट APs फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन। RBI क्या है, जो भी APs रहते हैं, ऑथराइज पर्सन्स रहते हैं, हमने देखा ऑथराइज पर्सन का कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो वो जो भी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, वो सभी के सभी एम्पावर्ड किए जाते हैं RBI के थ्रू, ठीक है। ये याद रखिए, ये फेमा ने RBI को एम्पावर कर रखा है। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर एनी कंट्रावेंशन। अभी मान लीजिए कि कोई भी पेमेंट होना है, कोई किसी को पेमेंट करना है, किसी को पेमेंट रिसीव करना है, और वहां पे कुछ कंट्रावेंशंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। फॉर एनी कंट्रावेंशन, तो उस केस में क्या होता है कि पेनल्टी लगाया जाता है 10,000 रुपए का, पेनल्टी ऑफ अप टू ₹10,000 फॉर फेलियर टू फाइल एनी रिटर्न। क्योंकि देखिए, ये डेली बेसिस पर बहुत सारे रिटर्न्स होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हो, या एडीज हो, या बैंक्स हो, उनको डेली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं कि वो डेली बेसिस पे उन्होंने क्या ट्रांजेक्शंस किया है, कितने इनफ्लोज हुए हैं, कितने आउटफ्लोज हुए हैं, वो सभी का रिटर्न फाइल करना होता है। तो कभी अगर वो फेल कर जाते हैं तो उस बेसिस पर अप टू 10,000 RBI उस पर या ये इसको फाइन लगाया जाता है 10,000 रुपीज़ का।
और अगर फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं और फिर से वो इसी फेलियर को दोहराते हैं तो फिर से एडिशनल पेनल्टी लगाया जाता है विच में एक्सटेंड अप टू 2000 रुपीज पर डे। ध्यान रखना है, फर्स्ट केस में 10,000 रुपये का पेनल्टी लगाया जाता है रिटर्न अगर फाइलिंग सही से टाइम पे नहीं हो रहा है तो। लेकिन ये होने के बाद भी अगर वो लोग सही से उसको नहीं करते हैं तो हर दिन के हिसाब से लगभग 2,000 रुपये का फाइन फिर इंपोज किया जाता है। तो ये फिगर को आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम 10,000 रुपीज, सब्सिक्वेंटली फिर पर डे 2,000 रुपीज का फाइन लगाया जाता है। अभी जो हम लोग देख रहे थे ना कि रिटर्न, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फेलियर ऑफ फाइल इन एनी रिटर्न, तो ये रिटर्न्स क्या क्या होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिटर्न टू सबमिट टू आरबीआई। आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो एडीज हो, हर एक लोग जो इसमें इन्वॉल्व है फॉरेक्स में, उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है आरबीआई के साथ में। तो रिटर्न भी कुछ एक तरह का होते हैं, हम लोग देखते हैं एक्चुअली रिटर्न क्या होते हैं। आर रिटर्न इसको बोलते हैं। दिस इज फोर्टनाइटली डेटा। फोर्टनाइटली का मतलब 15 दिन, महीने में 2 बार, ठीक है। दिस इज फोर्टनाइटली डेटा, एक तो 15 दिन का एंड में दिया जाएगा, दूसरा उस मंथ के एंड में दिया जाएगा। तो आर रिटर्न जो होते हैं ये महीने में 2 बार किया जाता है। दिस इज फोर्टनाइटली डेटा ऑफ फॉरेक्स ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय एपीज। जो एपीज होते हैं, ऑथराइज पर्संस होते हैं, वो जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, इनको महीने में 2 बार आरबीआई को आर रिटर्न फाइलिंग करना ही पड़ता है। फोर्टनाइटली होता है, ठीक है। थ्रू नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट, जो भी उनका नॉस्ट्रो अकाउंट या वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू वो कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली एज पर आरबीआई। तो पहला जो आर रिटर्न जो फाइल किया जाता है वो 15th डे में किया जाता है। अभी जनवरी है तो 15th जनवरी को किया जाएगा, और जो दूसरा किया जाएगा वो 16 डे से लेकर के लास्ट में 31 जनवरी को किया जाएगा। तो आर रिटर्न महीने में 2 बार फाइल किया जाता है, फोर्टनाइटली बेसिस पे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस स्टेटमेंट। बैलेंस स्टेटमेंट क्या होता है? डेली बैलेंस ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट। जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, नॉस्ट्रो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, और वोस्ट्रो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। नॉस्ट्रो का मतलब जो हमारा अकाउंट उनके पास में है, ठीक है, अवर अकाउंट विथ यू, हमारा अकाउंट आपके पास में है। और वोस्ट्रो का मतलब मैंने बताया था जो उनका अकाउंट है, योर अकाउंट विथ अस, मतलब कि आपका अकाउंट जो हमारे पास है। तो इन दोनों के केस में ये बैलेंस स्टेटमेंट होता है, और डेली बैलेंस स्टेटमेंट को ही ये बैलेंस स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनआरडीएसआर। एनआरडीएसआर, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट अकाउंट कंसोलिडेटेड। अभी नॉन रेसिडेंट का केस में या तो एनआरआई होंगे या तो एनआरओ अकाउंट होंगे। तो जो भी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, इसका एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आरबीआई को दिया जाता है, फाइलिंग किया जाता है। ये मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है। एनआरडीएसआर जो होता है, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट अकाउंट, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आरबीआई को मंथली बेसिस पे दिया जाता है एनआरडीएसआर में। उसके नेक्स्ट में आता है एक्सओएक्स। ये क्या होता है? ये एक हाफ ईयरली स्टेटमेंट होता है ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स ऑफ अबव 25,000 यूएसडी एंड अबव। मतलब ये हाफ ईयरली, साल में 2 बार दिया जाता है कि जो भी एक्सपोर्ट बिल्स ओवरड्यू हैं, ओवरड्यू भी कितने से हैं, अगर वो $25,000 या उसके ऊपर में ओवरड्यू हैं, तो इसका एक रिटर्न फाइल किया जाता है आरबीआई को, जिसको एक्सओएक्स बोलते हैं। एक्सओएक्स हाफ ईयरली स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जो भी एक्सपोर्ट बिल्स ड्यू हो रहे हैं 25,000 यूएसडी एंड अबव के लिए, ये एक्सओएक्स हो गया। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में क्या है? बीईएफ। बीईएफ है क्या? ये भी एक हाफ ईयरली स्टेटमेंट ही होता है, शोइंग डिटेल्स ऑफ इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस वेयर रेमिटेंसेस हैव बीन अफेक्टेड। जहां पर रेमिटेंसेस अफेक्टेड हो चुके हैं, बट एविडेंस ऑफ इंपोर्ट, जो कोई इंपोर्टर है, जो इंपोर्ट कोई सामान मंगवाए हैं, उसका एविडेंस भी दिखाना पड़ता है। तो वो अपना कोई एविडेंस नहीं दिखाए हैं, जो उनका रेमिटेंसेस है वो अफेक्टेड हो चुका है, लेकिन उसका जो एविडेंस उनको दिखाना है वो एविडेंस वो नहीं दिखाए। जैसे कि बिल ऑफ एंट्री। अभी आप बाहर से अगर कोई सामान को अपने कंट्री में मंगवा रहे हो, आप सपोज करो कि आपने 200 फ्रिज का ऑर्डर दिया है, जो आप मान लीजिए कोरिया से आना है, आपके पास आ भी गया है, रेमिटेंसेस अफेक्टेड भी हो चुका है, लेकिन इसका जो बिल ऑफ एंट्री आता है वो आप उसको सबमिट नहीं किए हो, वो आप नहीं दिखाए हो, हैज नॉट बीन सबमिटेड टू एपीज, जिसके थ्रू आपने ये एलसी का सारा काम किया, फॉरेन ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, आप उनको वो बिल ऑफ एंट्री नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप उनको इंपोर्ट का कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं। तो उस केस में यहां पर एपीज बाय इंपोर्टर फॉर यूएसडी, जहां पर 1 लाख यूएसडी एंड अबव का केस होता है, उस केस में ये बीईएफ जो फॉर्म होता है, ये आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है आरबीआई केस में। हमने एक्सओएक्स देखा, जो कि हाफ ईयरली स्टेटमेंट फाइलिंग करना पड़ता है। अगर कोई 25,000 यूएसडी या उसके अबव में कोई ओवरड्यू है, तब बीईएफ के केस में हमने देखा कि कोई इंपोर्ट बिल है, रेमिटेंसेस उसका हो चुका है, लेकिन उसका बिल ऑफ एंट्री, मतलब खास करके इंपोर्ट का एविडेंस देना पड़ता है, वो नहीं दिया जा रहा है एपीज को। और उस केस में क्या है कि 1 लाख यूएसडी और उससे अबव में, तो वहां पर बीईएफ फाइलिंग किया जाता है, ठीक है। इन पॉइंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसको याद रखिए।
एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है FEMI, फेमिस। फेमिस क्या है? डेली स्टेटमेंट ऑफ फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस। जो डीलिंग रूम होते हैं जहां पर सारे ऑपरेशंस चलते हैं डीलिंग रूम के, वहां पर डेली बेसिस पे वो जो भी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं जिस भी बैंक जिस भी कंट्री के साथ में, इन सभी का एक रिपोर्ट जनरेट होता है। ये रिपोर्ट RBI को देना पड़ता है, इसको बोलते हैं फेमिस। ये डेली बेसिस पे जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने कुछ एक रिटर्न फाइल्स के बारे में देखा। आर रिटर्न क्या होता है, बैलेंस स्टेटमेंट क्या है, NR DSR क्या है, XOS BEF, और लास्ट में फेमिस को हमने देखा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल या इंपोर्ट बिल। अभी देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल या इंपोर्ट बिल, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा नॉर्मली। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी अनपेड एक्सपोर्ट बिल है। अनपेड एक्सपोर्ट बिल मतलब कि आपने कुछ एक्सपोर्ट किया दूसरे कंट्री में दूसरे कस्टमर को, और आपने तो एक्सपोर्ट कर दिया, अभी आपको उसका पेमेंट चाहिए होगा, और ये अनपेड में खड़ा है, मतलब अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, आपके पास में वो बिल है, तो आपने भेज दिया। आप क्या करोगे, आप वो बिल का कॉपी ले करके बैंक में दोगे, जो एडवाइजिंग बैंक था वो फिर LC इशूइंग बैंक को भेजेगा, वहां से फंड रिलीज करवाएगा, और ये बैंक फिर आपको उसका पेमेंट कर देगा, ठीक है। ये नॉर्मली LC का प्रोसेस होता है। तो अभी मान लीजिए ए है, ए ने एक LC ओपन कराया, ठीक है, ए ने एक LC ओपन कराया जिसका बैंक है Z बैंक से एक LC ओपन कराया। Z ने यहां भेजा X को, ये दूसरे कंट्री का ये बैंक है, ये एडवाइजिंग बैंक हो गया, और इसका जो पार्टी है ये है B। तो इसने जब LC को ओपन कराया तो ये एक इंपोर्टर हो गया, ये यहां से कुछ सामान मंगवा रहा है, और ये जो B है जो दूसरे कंट्री में यहां से इसको सामान भेजना है। तो LC के अकॉर्डिंग सारे टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग में B ने सामान को भेज दिया A को। अभी कायदे से जब ये सामान को A को भेज दिया है तो ये B को जाकर के X को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। X क्या करता है, Z को भेजेगा जो LC इशूइंग बैंक रहता है, और वो Z इंटर्न इसको पेमेंट कर देता है, और ये इंटर्न इसको पेमेंट कर देता है, जो इन लोग के बीच में आपस में डीलिंग हो रखा है। तो ये LC का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी क्या है कि B ने ये गुड्स को भेज दिया है, लेकिन इसको अभी तक इसका बिल के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं मिला, ये अनपेड है, ठीक है। तो अनपेड एक्सपोर्ट बिल्स शुड बी क्रिस्टलाइज्ड बाय बैंक। जो भी अनपेड एक्सपोर्ट बिल होते हैं ये बैंक के द्वारा मतलब इसको क्रिस्टलाइज करना ही पड़ता है। और वो किस रेट पे क्रिस्टलाइज होता है, वो TT सेलिंग रेट पे क्रिस्टलाइज होता है। TT सेलिंग रेट ऑन द 30th डे फ्रॉम द ड्यू डेट। 30th डे के अंदर तक इसको, जो भी ड्यू डेट रहते हैं उसका 30th डे के अंदर तक में इसको क्रिस्टलाइज कर ही देना पड़ता है। और ये देखिए एक्सपोर्ट बिल जो हम लोग कर रहे हैं ये TT सेलिंग रेट पे करना है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि TT सेलिंग और TT बाइंग का कंसेप्ट क्या है। जो बाय लो सेल हाई का कंसेप्ट था बैंक के थ्रू, बाय लो सेल हाई। तो यहां पर क्या है ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ये एक्सपोर्ट हुआ था, आपको उसका पेमेंट चाहिए। तो अभी अगर आपको उसका पेमेंट चाहिए तो यहां पर क्या होगा, जो डॉलर वहां से आया दूसरे कंट्री से, आपको रुपया चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, बैंक तो आपको डॉलर लेने से मतलब नहीं बनता, आपको तो रुपया चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक ये डॉलर आपसे इसी ट्रांजैक्शन में ये बाई कर लेगा, ये बाई करके उसका जो वैल्यू रहेगा वो आपको रुपया दे देगा। तो जब बैंक बाई कर रहा है तो मैंने बताया कि बाई लो और सेल हाई का कंसेप्ट आता है। तो यहां पर जब ये सेल कर रहा है TT सेलिंग रेट यहां पर अप्लाई हो जाता है, ठीक है, ऑन द 30th डे फ्रॉम द ड्यू डेट। तो ये जस्ट मैंने आपको बताया ताकि ये बाय लो सेल हाई का कंसेप्ट आपको बहुत जगह में आपको ध्यान आएगा, तो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया। ये इस पॉइंट को यहां पे याद रखिएगा कि ये जो मैंने आपको बताया था अनपेड एक्सपोर्ट बिल शुड बी क्रिस्टलाइज्ड बाय बैंक एट TT सेलिंग रेट पे होता है, और ये 30 दिन के अंदर, जो ड्यू डेट का 30 दिन रहता है उसके अंदर में इसको क्रिस्टलाइज हो ही जाना है, ठीक है। अर्लियर इट वाज मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक्स बट नाउ, पहले क्या था ये मैंडेटरी था, लेकिन अभी फेडीआई ने ये बैंक के डिस्क्रिप्शन के ऊपर में छोड़ रखा है कि वो अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से इसको डील करना चाहते हैं इसको डील कर सकते हैं। ये तो हमने देखा कि अनपेड एक्सपोर्ट बिल था। अभी अगर कोई इंपोर्ट बिल है, ठीक है, इंपोर्ट बिल अंडर LC, इफ इंपोर्टर डज नॉट रिटायर द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब देखिए इंपोर्ट बिल मतलब आप इंडिया में हो, आपने कुछ सामान का ऑर्डर किया, वो सामान आपको मिलना है, आपने यहां से ऑर्डर किया, ये मान लीजिए इंडिया हो गया, ये मान लीजिए अमेरिका हो गया, ठीक है। अमेरिका से आपने कुछ सामान मंगवाया, इंडिया में आपको आना है, साथ ही साथ इन रिटर्न आपको उसको पेमेंट भी देना है। पेमेंट जाएगा बीच में LC के फॉर्म में। LC कौन इशू करेगा, बैंक इशू करेगा, और इसको एडवाइस भी जो करेगा वो भी बैंक करेगा। तो यहां पर ये फॉर इंपोर्ट बिल्स अंडर LC इफ इंपोर्टर डज नॉट रिटायर द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स विदिन 10th डे आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जब A ने इसको गुड्स भेज दिया तो जाहिर सी बात है A क्या करेगा, साथ ही साथ अपना डॉक्यूमेंट भी इसको भेजता है बैंकिंग के थ्रू, बैंक के थ्रू इसको अपना डॉक्यूमेंट भी भेजेगा। तो ये तो आ जाता है एडवाइजिंग बैंक के पास में, लेकिन ये यहां पर क्या बोल रहा है, फॉर इंपोर्ट बिल्स अंडर LC इफ इंपोर्टर डज नॉट रिटायर द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स,
इंपोर्टर को कायदे से जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रहता है वो अपने एलसी इशूइंग बैंक को देना पड़ता है, जो जिस बैंक से एलसी खुलवाया गया है उसको देना पड़ता है, 10 दिन के अंदर देना पड़ता है इंपोर्टर को। लेकिन अगर वो नहीं देता है, डज नॉट रिटायर द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 10 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बाय एलसी ओपनिंग बैंक विल हैव टू ऑप्ट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर 10 दिन के अंदर में वो दे दिया तो ठीक है, अगर 10 दिन के अंदर में नहीं दिया तो बैंक को, जो एलसी ओपनिंग बैंक है, उसको कायदे से फिर उसको उस बिल को क्रिस्टलाइज करना पड़ता है, क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है। एंड इंपोर्टर्स फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी, क्योंकि इंपोर्टर जो यहां पर है, जो इंडिया का जो इंपोर्टर है, इंडिया का जो इंपोर्टर था और अमेरिका में एक्सपोर्टर था, तो ये इंपोर्टर को कायदे से ये पेमेंट करना पड़ेगा। इसको जब पेमेंट करना पड़ेगा तो ये पेमेंट करेगा इसको डॉलर में, इंडिया वाला इसको डॉलर में पेमेंट करेगा, क्योंकि ये डॉलर में इसको चाहिए, तो ये अपना रुपी को कन्वर्ट कराएगा डॉलर में अपना एलसी इशूइंग बैंक से। तो उसके हिसाब से जब जैसे ही ये इसको पेमेंट करता है, तो इसका मतलब कि इसका जो एलसी का जो अकाउंट है, जहां से एलसी ओपन हुआ इंपोर्टर का अकाउंट, बैंक विल हैव टू ऑप्ट फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड इंपोर्टर्स फॉरेन करेंसी लायबिलिटी विल बी ट्रांसलेटेड इनटू रूपी लायबिलिटी। मतलब आप समझ रहे हो कि जो इंपोर्टर का जो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी होता है, जो अकाउंट है उसका जिसको पेमेंट करना है, वो कन्वर्ट हो जाता है रूपी लायबिलिटी। मतलब कि वो रूपी से ट्रांसफर कर दिया है वो बैंक उसको डॉलर में और उसको पेमेंट कर दिया है। अगर वो 10 दिन के अंदर में वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को नहीं देता है एलसी इशूइंग बैंक को, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो पेमेंट तो इन हाउस करना होगा। और 10 दिन तक वो लोग वेट करते हैं, 10 दिन के बाद में फिर वो इसका अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, उसका फॉरेन करेंसी अकाउंट से, डोमेस्टिक अकाउंट से उसका फॉरेन करेंसी में चेंज करके उसको जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट कर देते हैं। तो ये 10 डेज के अंदर में उसको देना पड़ता है। बेसिक सा कंसेप्ट ये कि इसको 10 डेज के अंदर में देना पड़ता है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दे रहा हूं ताकि इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग जब देखेंगे तो इसका कांसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पॉइंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको फिर से आपको समझाने का, ठीक है। और यहां पर जो रेट्स है, रेट्स टू बी अप्लाइड फॉर इंपोर्ट क्रिस्टलाइजेशन इज बिल सेलिंग रेट। यहां पर ऊपर में हमने देखा था, जब हमने एक्सपोर्ट केस में देखा था तो ये टीटी सेलिंग रेट था, टीटी सेलिंग रेट, और इंपोर्ट के केस में हमने देखा कि ये बिल सेलिंग रेट है, ठीक है। यहां पर आपको ये याद रखना है कि कहां पर टीटी सेलिंग रेट है ना, कहां पे बिल सेलिंग, क्योंकि देखिए यहां पर एक्चुअली ये लोग बिल्स में डील कर रहे हैं, ये इसको बिल डिस्काउंटिंग करके इनको पेमेंट करना है, तो यहां पर ये बिल सेलिंग रेट आ गया। और यहां पर ये एक्सपोर्ट हो चुका है, एक्सपोर्ट जो करना था हो चुका है, तो यहां पर ये टीटी सेलिंग रेट एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा। अभी ये एक छोटा सा आपको पॉइंट यहां पर दिख रहा है कि कॉल और बाई और पुट और सेल। एक्चुअली कॉल बहुत सारा जगह आपको कॉल लिखा हुआ दिखेगा, तो कॉल से कंफ्यूज नहीं होना है। कॉल का मतलब होता है बाई रेट, मतलब जहां पर भी कॉल किया जा रहा है वहां पर बाई हो रहा है। और पुट अगर कहीं पर आपको दिख रहा है तो पुट का मतलब होता है सेल। इसको याद रखने का सिंपल सा फंडा है कि ये देखिए इसमें टोटल 4 अल्फाबेट्स हैं, इसका मतलब है ये 3 अल्फाबेट्स, तो 4 का मतलब 3, और 3 जो है पुट है ये 3 अल्फाबेट है, तो इसका यार सेल में ये 4 है, तो 3 का मतलब 4, 4 का मतलब 3, इसका अपोजिट हो जाता है। ये आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए ये कॉल और पुट में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉल का मतलब बाई और पुट का मतलब सेल, ठीक है। 4 3 3 4, इसको याद रखिएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, अब हमारा है नेक्स्ट क्विक रिवीजन। हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है। फेडाई के बारे में हमने समझा है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। फेडाई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आरबीआई के थ्रू अप्रूवल मिला हुआ है और 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फेडाई एक तरह से गाइडलाइंस और रूल्स बनाते हैं जिसपे जो एडीज होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, सभी को फॉलो करना ही होता है। फिर ये एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव से मैंडेटरी किया गया है कि जो भी फेडाई के मेंबर्स होंगे वो एडीज ही, बाई ऑल एडीज, मतलब कि जितने भी एडीज हैं वो फेडाई के मेंबर्स होंगे ही होंगे, उनको बनना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसी के जो भी फेडाई का रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उनको काम भी करना पड़ेगा। हमने यहां पर कुछ फेडाई का रूल्स भी देखा है कि जब यहां पर कोई कैंसिलेशन होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का तो वहां पर अपोजिट टीटी चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल किया जाता है तो वहां पर जो चार्जेस लिए जाते हैं वो अपोजिट टीटी रेट में होते हैं। अगर वो बाइंग का रेट चल रहा है तो वहां पर सेलिंग के चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, अगर वो सेलिंग का रेट चल रहा है तो वहां पर बाइंग के चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा इन द इवेंट ये 2% अबव प्राइम करेंसी लगता है जब भी कभी हम लोग कोई इंटर बैंक फॉरेन करेंसी में डील करते हैं और डिले होता है पेमेंट करने में, तो 2% जो भी चार्जेस फिक्स किए गए हैं उसके अबव में 2% और देना पड़ता है सेलर बैंक को। और जब कभी हम लोग रुपी फंड का बात करते हैं, मतलब जब इंडिया में वो डीलिंग हो रहा है और वो पेमेंट डिले होता है तो उस केस में फिर 2% देना पड़ता है, लेकिन वो 2% एनएससी या माइबोर के केस में होता है, ये पर डे होता है, ईच डे, ठीक है।
और जो आवर्स होते हैं वो छोड़ा गया है कि बैंक्स के डिस्क्रिप्शन के ऊपर में डीलिंग रूम का जो ऑपरेशंस होना है। मिनिमम और मैक्सिमम मार्जिन मैंने आपको बताया कि फेडाई के ऊपर ही डिपेंड करता है, फेडाई ही इस रूल्स को बनाते हैं। एनटीपी का केस हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि जो नियरेस्ट 0.25 पैसे है वहां पर उसको शिफ्ट किया जाता है जब भी कभी आपका कोई जो पेमेंट आ रहा है। तो मान लीजिए कि 78 रुपीज़ 2524 आ रहा है, तो 2524 वहां पर आपको 24 को फिर आप 25 में कर दो, 2525 हो जाएगा। तो ये हमने देखा यहाँ पर। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स हमने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोस्ट्रो अकाउंट को हमने समझा, वोस्ट्रो अकाउंट को समझा। नोस्ट्रो अकाउंट हो गया आवर अकाउंट विथ यू, वोस्ट्रो अकाउंट हो गया योर अकाउंट विथ अस, जो एक मेंटेन करना होता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और एक होता है फिर लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट हो गया कि जब कोई थर्ड बैंक किसी दो बैंक के अकाउंट को रेफर कर रहा है तो हो गया देयर अकाउंट विथ यू, मतलब उसका अकाउंट उसके पास में है। मिरर अकाउंट एक हो गया, जो एक नोस्ट्रो अकाउंट का एक डमी अकाउंट खोला जाता है ताकि उसको रिकंसिलेशन करने में बैंक्स को प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। फिर हमने देखा स्विफ्ट के बारे में हमने देखा स्विफ्ट एक्चुअली क्या होता है। तो जितने भी जो फॉरेन ट्रांजेक्शंस मैसेजिंग के थ्रू होते हैं, स्विफ्ट मैसेज के थ्रू ही वो सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं। फिर हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कौन कौन से फाइल किए जाते हैं, रिटर्न कौन कौन से फाइल किए जाते हैं। आर रिटर्न होते हैं, बैलेंस स्टेटमेंट होते हैं, एनआरडीएसआर क्या होते हैं, कौन से मंथली बेसिस पे होते हैं, कौन से फोर्टनाइटली बेसिस पे होते हैं और कौन से हाफ ईयरली बेसिस पे होते हैं। जैसे XOX ये हाफ ईयरली बेसिस पे होते हैं, $25,000 और उसके अबव में जो ओवरड्यू जो रहता है एक्सपोर्ट बिल का, उसके लिए एक रिटर्न फाइल किया जाता है जिसका नाम है XOX। और BEF हम लोग कब देखते हैं, जब भी कभी कोई इंपोर्ट जो बिल्स रहते हैं उसके लिए रेमिटेंसेस हो चुके हैं लेकिन उसका जो एविडेंस उसने दिया नहीं है, इंपोर्टर ने इंपोर्ट का कोई एविडेंस जमा नहीं किया है किसी एपीएस के पास में, और वो जो बिल है वो 1 लाख USD एंड अबव है, उस केस में हम लोग BEF फाइलिंग करते हैं RBI में। ये हाफ ईयरली बेसिस पे होता है। फिर हमने देखा कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल क्या होते हैं। तो ये 30 डेज नॉर्मली होता है कि 30 डेज के अंदर में ये TT सेलिंग रेट पे इसको क्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाता है। ये एक्सपोर्ट के केस में हमने देखा। इंपोर्ट के केस में हमने देखा कि अगर 10 डेज तक अगर वो इंपोर्ट का अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट ला करके सबमिट नहीं कर रहे हैं तो 10 डेज के बाद में जो LC इशूइंग बैंक होते हैं वो उस बिल को क्रिस्टलाइज कर देते हैं और जो इंपोर्टर का जो अकाउंट रहता है उसके थ्रू वो सामने वाले पार्टी को पेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। हमने कॉल के बारे में देखा, पुट के बारे में देखा। कॉल हो गया 4 CALL 4, बाई हो गया 3 BUI बाई, मतलब 4334। इस तरह से आप अगर याद रखोगे तो कॉल बाई और पुट सेल आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये अभी हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा BFM का। अभी हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में कुछ एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो हमारे बैंकिंग कलीग्स हैं उसको उन सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि बहुत टाइम तक कोई एग्जाम देते रह जाते हैं, एग्जाम क्रैक नहीं होता है। शायद इस वीडियो के थ्रू उनका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उनका एग्जाम क्रैक हो जाए। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।